जयपुर के त्रिवेणी नगर में कचौड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करने वाले पद्मचंद कुमार जैन का मामला भारत की वित्तीय और कानूनी व्यवस्था की एक गहरी खामी को उजागर करता है। 16 अगस्त को उनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मौजूद खाता तेलंगाना साइबर क्राइम पुलिस के निर्देश पर अचानक फ्रीज कर दिया गया। जिस खाते से वे अपनी रोजमर्रा की कमाई और व्यापारिक लेन देन करते थे, वही खाता अचानक बंद हो जाने से उनकी पूरी जीविका ठप पड़ गई। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की परेशानी नहीं, बल्कि उन हजारों लाखों आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों की आवाज है, जिनके खाते हर साल साइबर अपराध की जांच के नाम पर फ्रीज कर दिए जाते हैं। सवाल यह है कि जब किसी व्यक्ति पर कोई प्रत्यक्ष आरोप तक न हो और महज कुछ संदिग्ध लेन देन की वजह से उसका खाता फ्रीज कर दिया जाए, तो क्या यह न्याय संगत कहा जा सकता है? पद्मचंद को राहत पाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जस्टिस अनूप धंड की बेंच ने सुनवाई के दौरान बैंक को तुरंत खाता डिफ्रीज करने का आदेश दिया और साथ ही केंद्र सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक से यह जवाब मांगा कि आखिर क्या केवल किसी जांच एजेंसी के आदेश पर खाता फ्रीज किया जा सकता है। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि वर्तमान में इस तरह की कार्रवाई को नियंत्रित करने वाले दिशा निर्देश क्या हैं और क्या कोई एक समान नीति पूरे देश में लागू है। इस प्रश्न ने देश भर में चल रही उस प्रक्रिया को सामने ला दिया जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई का मौका दिए आम लोगों के खाते को फ्रीज कर दिया जाता है। बैंक की ओर से पेश वकील ने यह दलील दी कि परमचंद का खाता साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है और इससे तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश से कुल 5,000 की संदिग्ध राशि जमा हुई थी। बैंक ने कहा कि इस तरह के मामलों में खाता फ्रीज करना जांच का हिस्सा है और यह आवश्यक कदम है। वहीं राज्य सरकार ने बताया कि राजस्थान पुलिस इस तरह की कार्रवाई साइबर पुलिस महानिदेशक द्वारा 9 मई 2025 को जारी परिपत्र के आधार पर करती है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने अदालत में स्वीकार किया कि फिलहाल देश में साइबर अपराध से जुड़े मामलों में बैंक खाता फ्रीज करने को लेकर कोई समान राष्ट्रीय नीति नहीं है और जो भी कदम उठाए जाते हैं वह गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों पर आधारित होते हैं। अदालत ने इस पर गहरी चिंता जताई और आरबीआई व केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द एक पारदर्शी, न्याय संगत और स्पष्ट नीति बनाई जाए ताकि निर्दोष नागरिकों और छोटे व्यापारियों को बिना वजह परेशान न होना पड़े। यह पूरा मामला यह दिखाता है कि भारत में बैंक खाता फ्रीज करने की प्रक्रिया कितनी असंगठित और अस्पष्ट है। जांच एजेंसियों के पास खाता फ्रीज करने की शक्ति तो है, लेकिन उस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है। आम नागरिकों को न तो पहले से कोई नोटिस मिलता है और न ही उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। एक दिन अचानक जब उन्हें पता चलता है कि उनका खाता फ्रीज हो गया है, तब उनके व्यापार, लेन देन और रोजमर्रा की जिंदगी पर गंभीर असर पड़ चुका होता है। यह स्थिति नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के विपरीत भी है, जिसके अनुसार हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट कई बार इस विषय पर टिप्पणी कर चुके हैं और केंद्र सरकार तथा आरबीआई को निर्देश दे चुके हैं कि बैंक खातों को फ्रीज करने की एक समान और स्पष्ट नीति बनाई जाए। अदालतों ने बार बार कहा है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों और आर्थिक स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए और जांच एजेंसियों की शक्ति को भी न्याय संगत सीमा में रहना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आज तक ठोस नियम नहीं बनाए गए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकारें और एजेंसियां अपने अधिकारों को सीमित नहीं करना चाहती। उनका मानना है कि यदि बहुत कड़े और पारदर्शी नियम बना दिए गए तो साइबर अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करना कठिन हो जाएगा। एजेंसियों को यह डर लगा रहता है कि अगर उन्हें हर बार अदालत का आदेश लेना पड़ा या नागरिक को सुनवाई का अधिकार देना पड़ा तो अपराधी पैसे निकालकर बच निकलेंगे और जांच मुश्किल हो जाएगी। हालांकि यह तर्क अपने आप में पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया में निर्दोष लोगों को होने वाली तकलीफों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती। एक तरफ अपराधियों पर नकेल कसने की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सुनिश्चित करना उतना ही जरूरी है कि ईमानदार नागरिकों और छोटे व्यापारियों की जिंदगी बर्बाद न हो। अभी भी स्थिति यही है कि सरकार और एजेंसियां एक तरफा कार्रवाई करती हैं और नागरिकों के पास केवल अदालत का ही सहारा बचता है, लेकिन हर व्यक्ति अदालत तक पहुंच पाए यह संभव नहीं है। मुकदमेबाजी महंगी है, लंबी है और कई बार छोटे कारोबारियों के लिए यह विकल्प व्यवहारिक नहीं होता। ऐसे में उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है।
पद्मचंद जैसे लोग जो रोजमर्रा की मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, वे अचानक तबाह हो जाते हैं। उनका व्यापार रुक जाता है, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है और परिवार कर्ज में डूब जाता है। यह किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि देश भर में हजारों लोगों की कहानी है। हर साल ऐसे असंख्य मामले सामने आते हैं जिनमें लोगों के खाते बिना किसी ठोस सबूत के फ्रीज कर दिए जाते हैं और महीनों तक उन्हें राहत नहीं मिलती। तो अब सवाल उठता है कि कोर्ट के निर्देशों के बावजूद सरकार और आरबीआई अब तक कोई ठोस नीति क्यों नहीं बना पाए? इसका उत्तर सीधा है, इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। सरकारें अक्सर सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के नाम पर एजेंसियों को ज्यादा अधिकार देती हैं, क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि वे अपराध पर सख्त हैं। लेकिन नागरिक अधिकारों और आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा को लेकर वह गंभीरता नहीं दिखाई जाती। इसके अलावा खाता फ्रीज करने के मामले में स्पष्ट आंकड़े, पारदर्शिता और जवाबदेही की भी कमी है। एजेंसियां यह तक नहीं बताती कि हर साल कितने खाते फ्रीज होते हैं, उनमें कितने मामले असल में अपराध से जुड़े साबित होते हैं और कितने निर्दोष लोग इसमें फंसते हैं। इस पूरे मामले का विश्लेषण करने पर यह साफ दिखता है कि असल समस्या प्रक्रिया की अस्पष्टता है। अगर सरकार और आरबीआई मिलकर एक पारदर्शी नीति बना दें, जिसमें यह साफ लिखा हो कि किन परिस्थितियों में खाता फ्रीज किया जा सकता है, कितने समय तक किया जा सकता है और इस दौरान खाता धारक को किस तरह की छूट दी जाएगी, तो स्थिति काफी हद तक सुधर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति पर जांच चल रही है तो उसका पूरा खाता फ्रीज करने के बजाय केवल संदिग्ध लेन देन पर रोक लगाई जा सकती है, जबकि बाकी रकम के इस्तेमाल की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा एक स्वतंत्र अपीलीय तंत्र होना चाहिए, जहां कोई भी पीड़ित नागरिक तुरंत अपील कर सके और उसका मामला त्वरित रूप से सुना जाए। ऐसा तंत्र न केवल नागरिकों को राहत देगा, बल्कि एजेंसियों की कार्य प्रणाली को भी जवाबदेह बनाएगा। फिलहाल जो स्थिति है, उसमें एजेंसियां अपने मन मुताबिक कदम उठाती हैं और बैंक भी आंख मूंदकर आदेश का पालन कर देते हैं। इससे नागरिक और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और बैंकों के बीच विश्वास की खाई और गहरी होती जा रही है। भारत के कोर्ट्स की हाल की टिप्पणियों से यह उम्मीद जरूर जगी है कि शायद अब सरकार और आरबीआई इस विषय में गंभीरता दिखाएंगे, लेकिन यह तभी संभव है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और सरकार यह समझे कि आर्थिक अपराध से लड़ाई के साथ साथ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। अगर इस दिशा में जल्द ठोस कदम नहीं उठाया गया तो यह समस्या आगे और गंभीर रूप ले सकती है और लोगों का वित्तीय व्यवस्था पर से भरोसा उठ सकता है। भारत की वित्तीय व्यवस्था और आम लोगों का भरोसा तभी मजबूत रह सकता है जब सरकार और एजेंसियां अपनी शक्ति का इस्तेमाल जिम्मेदारी और न्याय संगत ढंग से करें। परमचंद जैसे लोगों का संघर्ष हमें यह याद दिलाता है कि कानून का उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि निर्दोष नागरिकों को सुरक्षा और न्याय दिलाना भी उतना ही आवश्यक है। जब तक सरकार इस दिशा में ठोस और पारदर्शी नीति नहीं बनाएगी, तब तक निर्दोष नागरिकों की परेशानियां जारी रहेंगी और अदालतें बार बार सरकार को झकझोरती रहेंगी। आप लोगों का इस संबंध में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।